हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग जो क्या कर रहे हैं कि बिहार स्पेशल का एमसीक्यू का क्या कर रहे हैं कि अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। पिछले बीपीएस पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे कि 63वीं बीपीएससी जो था उसका हम लोग बिहार स्पेशल का जितना भी क्वेश्चन था उसको हम लोग सोल्व कर लिए थे। आज हम लोग क्या करेंगे कि 60वीं से लेकर 62वीं तक बीपीएससी का एक कंबाइंड एग्जाम लिया था, मतलब कि ये बीच में गैप में कोई एग्जाम नहीं हुआ था। इसलिए बीपीएससी क्या किया था कि 60वीं 61वीं और 62वीं तीनों को कंबाइंड एग्जाम ले लिया था, तीनों को एक ही बार में एग्जाम लिया था। तो ये तीनों में जितना एक क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब ये एक ही एग्जाम हुआ था लेकिन तीनों को कंबाइंड एग्जाम ले लिया था, मतलब जितना भी वैकेंसी था तीनों को एक ही बार में ले लिया था। इतना कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। मतलब एक ही एग्जाम हुआ था लेकिन तीनों को ले लिया था, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। तो ये जो 60वीं 61वीं और 62वीं का जो कंबाइंड एग्जाम हुआ था, क्या था कि इसमें बहुत कम बीपीएससी जो है बिहार स्पेशल का क्वेश्चन पूछा था। तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। करीब करीब 20 क्वेश्चन, 15 से 17 क्वेश्चन क्या था कि पूछा गया था, जिसमें से 2-3-4 करंट अफेयर का ही क्वेश्चन था। तो उसको तो हम लोग को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय का करंट अफेयर अभी का तो कोई फायदा करेगा नहीं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है कि टेलीग्राम का लिंक दिया होता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाइएगा। आप सारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ज्वाइन करके, ठीक है। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हम लोग 425 क्वेश्चन ऑलरेडी लगा चुके हैं। जब से बीपीएससी का हम लोग क्या कर रहे हैं कि एमसीक्यू लगा रहे हैं, उसमें पीछे जाकर आप देखिएगा तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारा आप देख सकते हैं, ठीक है। जल्दी ही इसका सारा पीडीएफ भी डाल देंगे। तो जो पहला आज का क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई की जाती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऊपरी गंगा नहर है, त्रिवेणी नहर है, शारदा नहर है, या पूर्वी यमुना नहर है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। हम लोग जानते हैं कि 69 बीपीएससी के पहले क्या होता था कि 5 ऑप्शन रहता था, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। कितना ऑप्शन रहता था? तो 5 ऑप्शन रहता था, ठीक है। तो वहां पर जो सही उत्तर क्या हो जाता है, तो आपको याद रखना है कि त्रिवेणी नहर हो जाता है, जिससे क्या होता है, यहाँ पर सिंचाई होता है। तो आपको याद रखना है कि एक तो पश्चिमी चंपारण में और पूर्वी चंपारण में, दोनों जगह पे बिहार में सिंचाई होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये कौन से नदी से निकलती है? तो आपको याद रखना है कि गंडक नदी से निकलती है। गंडक नदी को एक और नाम से जानते हैं, जो 69वीं बीपीएससी में पूछा था। क्या पूछा था? तो आपको याद रखना है कि किस नदी को नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन था। तो गंडक नदी को ही नारायणी नदी के नाम से भी जानते हैं, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ये ऊपरी गंगा का नहर हम लोग तो ऐसे भी काट सकते हैं, क्योंकि ये ऊपरी गंगा का जो नहर है बिहार में तो हो नहीं सकता है। और ये पूर्वी यमुना नहर, क्योंकि यमुना जो है इलाहाबाद में ही आके क्या होती है कि गंगा नदी में विलीन हो जाती है, तो बिहार में तो इसका प्रवेश ही नहीं है। शारदा नहर भी जो है यूपी में ही है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर किससे मतलब सिंचाई होता है? तो आपको याद रखना है कि त्रिवेणी नहर से, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में। और इस कौन से नदी से इसमें पानी आता है? तो गंडक नदी से, ठीक है। गंडक नदी को और कौन से नाम से जानते हैं? तो आपको याद रखना है कि नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पे भारत बैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड जो है कहाँ पर स्थित है बिहार में? ये आपसे पूछ रहा है। बैगन का मतलब ये मत समझिएगा खाने वाला बैगन, बैगन का मतलब जो है चूड़ी का बात कर रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो मधेपुरा में, जमालपुर में, हरनौत में, मोकामा में, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर का है आपको याद रखना है कि मोकामा में ये शुरू किया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है, मतलब कि मोकामा में एक कंपनी है जो चूड़ियां बनती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि बिहार में कौन से स्थान पे क्या क्या चीज बनाया जाता है, जो जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमेशा सवाल बनते रहता है कुछ ना कुछ। तो मोकामा में क्या होता है? तो अभी हम लोग देखें तो ये जो है यहाँ पे चूड़ी का कंपनी है, ठीक है। मधेपुरा में क्या है? तो स्लीपर कारखाना है। ये बात आपको याद रखना है। जमालपुर में क्या होता है? तो रेल इंजन का मरम्मत होता है। हरनौत में क्या होता है? तो रेल का जो कोच है उसका कारखाना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय मार्गों में से कौन सा जो राजमार्ग है वो क्या करता है कि छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? तो ये बात आपसे पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 77 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 84 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 85 है, या 80 है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, नेशनल जो राजमार्ग जो है कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि 85 जो है क्या करता है कि गोपालगंज और छपरा को जोड़ता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। उस समय ये करंट अफेयर में जारी था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये सब पर ज़्यादा आपको ध्यान में नहीं देना है। लेकिन क्या करिएगा, देख लीजिए एक बार क्या होता है कि कभी ना कभी एग्जामिनर क्या करता है कि मजाक में क्वेश्चन पूछ लेता है, डायरेक्ट वो क्या करता है कि पहले वाला ही क्वेश्चन डाल देता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन तो नहीं डालेगा। आपको ज़्यादा इस सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित जिलों में से 2001 से 2011 के दौरान कहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या का वृद्धि हुआ था, मतलब परसेंटेज में सबसे ज़्यादा कहाँ पर, कौन से जिला में क्या है कि जनसंख्या वृद्धि हुआ था, ये आपसे पूछ रहा था। तो किशनगंज में हुआ था, अररिया में, मधेपुरा में, खगड़िया में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि आपको याद रखना कि मधेपुरा में ये हुआ था, 31 पॉइंट समथिंग % क्या हुआ था कि यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि हुआ था। जो सभी जिलों में से 38 गो जिला है बिहार में, हम लोग जानते हैं कि 38 जिला है, उसमें से सभी जिलों में से यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कितना हुआ था, तो मधेपुरा में 31.12% हुआ था, किशनगंज में 30.40%, अररिया में 30.25 और खगड़िया में 30.19%। तो इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, भारत में बिहार राज्य जो है यहाँ पर सबसे कम क्या है कि एजुकेशन में सबसे नीचे है, ये बात आपको याद रखना है। सबसे ऊपर में एजुकेशन में कौन है, तो आपको याद रखना चाहिए कि केरला है। ये बात आपको याद रखना कि परसेंटेज में। ठीक, दूसरा बात आपको याद रखना क्या कि यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है सबसे ज़्यादा है, बंगाल से क्या करा है कि बंगाल को पीछे छोड़ दिया है। अब जो है क्या है कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है। आपको याद रखना है कि ये मान लीजिए कि 1 वर्ग किलोमीटर ये जगह है, 1 वर्ग किलोमीटर में कितना लोग रहते हैं उसी को एवरेज निकाल के क्या बोला जाता है, तो जनसंख्या घनत्व बोला जाता है। तो यहाँ पर कितना लोग रहते हैं, तो 1106 लोग रहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जो भारत का सबसे ज्यादा यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है, मतलब यहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा है, ये बात आप कह सकते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में आप जाइएगा तो बहुत कम भीड़ भाड़ है, मतलब जनसंख्या घनत्व वहाँ पे बहुत कम होता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जो जगह है जहाँ पे रेशम मतलब सिल्क का उत्पादन होता है केंद्र माना जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो मोतीपुर है, बंजारी है, या भागलपुर है, या डालमिया नगर है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आपको याद रखना कि भागलपुर। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बिहार में कहाँ कहाँ पे रेशम वस्त्र का उत्पादन होता है, तो भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, मनोहरपुर होता है। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन भागलपुर में तसर का जो रेशम उत्पादन होता है उस पर एकाधिकार है। एकाधिकार का मतलब क्या है कि यहीं पर सिर्फ होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। पहले के लोग तसर का कपड़ा बहुत ज्यादा पहनते थे, आप देखते होंगे। और दूसरा बात आपको याद क्या रखना है कि भारत में टोटल जो है 5 तरह का रेशम का उत्पादन होता है, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 तरह का रेशम का उत्पादन बिहार में होता है। ये भी बात आपको याद रखना है। कौन कौन सा, तो आपको याद रखना है तसर, और दूसरा जो है अंडी नाम है। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार राज्य में कौन सा जिला जो है सबसे गरीब है, मतलब प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम कहाँ पे है, कौन सा जिला में है, ये आपसे पूछ रहा है। तो बेगूसराय में है, सुपौल में है, मधेपुरा में है, शिवहर में है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि शिवहर है। ठीक है, और सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है कि पटना में है। ये भी बात आपको याद रखना है। और पटना क्या है, तो आपको याद रखना है कि बिहार का कैपिटल है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जीविका बिहार राज्य की एक पहल है। इसका संबंध क्या है, उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगर याद रखना चाहते हैं तो रख लीजिए। यहाँ पर जो है रोजगार सृजन से जुड़ा हुआ है, या वित्तीय समावेश से, या गरीबी उन्मूलन से, या सार्वजनिक वितरण से, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो उत्तर दिया था बीपीएससी, इसको याद रखना है कि ई दिया था। ये था क्या था, आपको याद रखना है कि बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत एक क्या है कि बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति था। यहाँ पर पैसा किसके द्वारा मिलता था, तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको वित्त पोषित किया जाता था, पैसा मिलता था। और इसको आजीविका परियोजना हम लोग कहते थे, और जीविका के रूप में भी इसको जाना जाता था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में स्फूर परियोजना का संबंध किससे जुड़ा हुआ है, तो स्वास्थ्य से है, गरीबी से है, बैंकिंग से है, या नगर निगम वित्त से है,
या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि नगर निगम वित्त से है। तो ये बात आपको याद रखना है। शहर का स्थिति को सुधारना था और उसमें टेक्नोलॉजी लाना था, और साथ ही साथ क्या करना था कि गरीबी को भी उन्मूलन करना था, खत्म करना था। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो शहरी प्रबंधन का क्या करना था कि इसको सुधार करना था इसके तहत। और भारत सरकार ने बिहार में 6 साल के लिए इसका कार्यक्रम शुरू किया था, जिसका काम क्या था, तो आर्थिक विकास और गरीबी को कमी लाना था शहरी क्षेत्रों में। ये बात आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1857 के क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन थे। ये हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है, अभी 2 साल से नहीं पूछ रहा है, लेकिन हर बार ये क्वेश्चन पूछता है। तो नामदार खां थे, बाबू कुंवर सिंह थे, शंकर शाह थे, या बिरसा मुंडा थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि बाबू कुंवर सिंह थे, बाबू कुंवर सिंह थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आरा के क्षेत्र से लड़े थे बिहार में। आरा कहाँ पे है, तो पटना के पश्चिम में आप 60-70 किलोमीटर जो जब जाइएगा तो वहां पर आरा जगह है, वहीं से लड़े थे। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि ये सबसे पहले ज्वाइन कहाँ पे किए थे, तो आपको याद रखना कि दानापुर में ज्वाइन किए थे। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन एक थे कहाँ के, तो आपको याद रखना है जगदीशपुर के रहने वाले थे, जो आरा के क्षेत्र में पड़ता है। ये बात आपको याद रखना है। हर समय बीपीएससी क्या करता है कि विद्रोह स्थल और नेतृत्वकर्ता का मिलान करने के लिए एक क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है कि दिल्ली से 1857 के क्रांति का नेतृत्व कौन किए थे, तो आपको याद रखना है बहादुर शाह द्वितीय किए थे। लखनऊ से कौन किए थे, तो बेगम हजरत महल की थी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कानपुर से नाना साहब थे। झांसी से आपको याद रखना कि रानी लक्ष्मीबाई थे। इलाहाबाद से कौन थे, तो लियाकत अली थे। बिहार से कुंवर सिंह थे। फतेहपुर से अजीमुल्ला थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे। और बरेली से खान बहादुर खान थे। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। आपको साथ ही साथ एक चीज याद क्या रखना है कि बिहार का जो नेतृत्व करता तो थे कौन, कुंवर सिंह, लेकिन इसका दमनकर्ता कौन थे, तो आपको याद रखना कि विलियम टेलर। हम लोग जानते हैं कि जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ तो 1858 आते आते सारा विद्रोह को क्या किया गया था, ब्रिटिश के द्वारा दबा दिया गया था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अगर इस समय माना जाता है कि अगर यहाँ के एलीट वर्ग, मतलब कि पढ़े लिखे लोग और जो भी जिनके पास पैसा था, वो सब लोग अगर इसमें एकजुट हो जाता, तो माना जाता है कि यही समय 1857 के समय ही देश आजाद हो जाता। ये भी बात बोला जाता है। लेकिन उस समय क्या हुआ था कि जितना भी एलीट वर्ग का लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, वो जो थे क्या किए थे कि इसमें साथ नहीं दिए थे। ये भी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। 1857 के क्रांति से हमेशा कुछ ना कुछ सवाल बनाते रहता है। तो आपको याद रखना है कि 1857 का क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ पे हुआ था, तो मेरठ में हुआ था। ये कहाँ पे पड़ता है, तो यूपी में पड़ता है। दिल्ली के बहुत ज्यादा क्या है कि ये नजदीक है, 60-70 किलोमीटर के ही रेंज में है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, लेकिन ये यूपी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ सकता है कि बिहार, मतलब कि जो विद्रोह हुआ था 1857 का क्रांति, तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो आपको याद रखना कि पॉम स्टर्न था। ठीक है। 1857 का क्रांति जो हुआ था उसका प्रतीक पूछ लेता है, तो कमल और रोटी था। और मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री में काम करते थे, मतलब सिपाही थे, तो आपको याद रखना कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही थे। ये भी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। 1857 का क्रांति कहाँ पे खत्म हुआ, ये भी पूछ सकता है, तो ग्वालियर में खत्म हुआ था। और विद्रोह जो है का किस उर्दू कवि जो थे देखे थे, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो मिर्जा गालिब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। बहुत ज्यादा पीते थे, नशा में चूर रहते थे, लेकिन लिखते और बोलते बहुत अच्छा थे। ये भी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको याद रखना है कि लॉर्ड कैनिंग थे। अरे भारत का प्रथम वायसराय भी बना, ये भी बात आपको याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग है। ये वायसराय गवर्नर जनरल से कैसे बन गया, तो आपको याद रखना कि जब 1857 का क्रांति हुआ तो इसके पहले जो था भारत पे राज्य कौन करता था, तो आपको याद रखना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करता था। मतलब नेतृत्व करता ब्रिटेन के कोई क्रॉन नहीं था, राजा नहीं था। उस समय कौन था, तो आपको याद रखना है कि ये जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता था कि राज्य किया जाता था। लेकिन 1857 का जब क्रांति हुआ तो इसको देखकर वहां के प्रधानमंत्री और वहां के जो राजा थे, महारानी थी, वो क्या की कि इसका डायरेक्ट जो है अपने अंडर में ले लिया। मतलब 1857 के क्रांति के बाद क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से छीनकर भारत जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में डायरेक्ट चला जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि गवर्नर जनरल को नाम को हटाकर वायसराय बोला जाने लगता है। जो प्रथम वायसराय कौन बना था, तो लॉर्ड कैनिंग ही बना था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों को शोषण की तरफ
गांधी जी का ध्यान आकर्षित किए थे, ये आपसे पूछ रहा है। तो बाबा रामचंद्र थे, राजकुमार शुक्ल थे, स्वामी सदानंद सरस्वती थे, या श्री कृष्ण सिन्हा थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक थे। इसका सही उत्तर क्या है? राजकुमार शुक्ल थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। हिस्ट्री आपको देखना है तो आपको याद रखना है कि 1893 ईस्वी में क्या हुआ कि महात्मा गांधी कहाँ पे गए? तो साउथ अफ्रीका गए। 1815 ईस्वी 1915 ईस्वी में क्या हुआ कि आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से इंडिया आ गए। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर आंसर क्या होगा? राजकुमार शुक्ल होगा। तो इंडिया आए और 1916 ईस्वी में क्या हुआ कि लखनऊ अधिवेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उसमें राजकुमार जो शुक्ल थे वो क्या किए कि गांधी जी से मिले, और गांधी जी से मिलने के बाद क्या कहें कि चंपारण में किसानों के क्या किया जाता था कि प्रताड़ित किया जाता था ब्रिटेन के द्वारा। प्रताड़ित कैसे किया जाता था? आपको याद रखना है कि चंपारण में होता क्या था कि नील का खेती जबरदस्ती किसानों को करवाया जाता था, लेकिन किसान करते नहीं थे, करने का मन नहीं उनका करता था। ये भी बात आपको याद रखना है। यहाँ पर नियम क्या था कि अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो 3 कट्ठा पर कम से कम नील का खेती करना अनिवार्य था, और किसान लोग नहीं करना चाहते थे क्योंकि ये नील का खेती जहां जहां पे होता था वहां वहां पे खेत जो होता था बंजर हो जाता था। इसलिए इसको 3 कठिया आंदोलन भी बोला गया। ये भी बात आपको याद रखना है। चंपारण में हुआ इसलिए इसको चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह भी बोला गया। ये भी बात आपको याद रखना है। तो ये जो आमंत्रण किए किनको? राजकुमार शुक्ल गांधी जी को 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि लखनऊ अधिवेशन का इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना कि अंबिका चरण मजूमदार। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो गांधी जी को आमंत्रण किए और गांधी जी इस आमंत्रण को स्वीकार भी किए, और 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को क्या हुआ कि गांधी जी आए, और गांधी जी आए तो चंपारण सत्याग्रह हुआ, और भारत में इनका प्रथम सत्याग्रह था गांधी जी का। ये भी बात आपको याद रखना है, जिसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, और ये सफल सत्याग्रह था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, 1893 ईस्वी में 3 गो काम हुआ था इंपॉर्टेंट। तो आपको याद रखना है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे एक केस लड़ने के पर्पज से। स्वामी विवेकानंद जो थे शिकागो गए थे, और एनी बेसेंट जो थी कहाँ आई थी? तो इंडिया आई थी। ये बात आपको याद रखना है। आयरलैंड के रहने वाली थी, एक लेडीज थी, लेकिन यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता में बहुत ज्यादा इनका भूमिका था। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि एनी बेसेंट जो थी होम रूल जो हुआ था उसमें बहुत बड़ा योगदान दी थी। दूसरा काम याद क्या रखना है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, अगर उसमें पूछ ले कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो आपको याद रखना है कि एनी बेसेंट बनी थी। लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो सरोजिनी नायडू बनी थी। ये भी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाता है? राजकुमार शुक्ल। तो अब आपका यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ दिया जबकि उनकी परीक्षा में केवल 20 दिन बचा हुआ था? ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रजकिशोर थे, जवाहर जयप्रकाश नारायण थे, या श्री कृष्ण सिन्हा थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से इससे अधिक। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाता है जयप्रकाश नारायण थे। राजेंद्र प्रसाद क्या किए थे? तो अपना वकालत छोड़ दिए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो आपको याद रखना है कि 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ। क्यों हुआ? तो आपको याद रखना है कि रॉलेट एक्ट आया था एक 1919 ईस्वी में, और इसमें बोला क्या गया कि इसमें लिखा क्या गया है इस एक्ट में? तो आपको याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति को बिना नियम को, बिना कानून को, बिना दलील को क्या किया जाता था कि गिरफ्तार कर सकता था। तो सिर्फ शंका पे, अगर किसी पे डाउट है तो उसको गिरफ्तार कर सकता था। इसी के खिलाफ क्या हुआ कि एक सत्यपाल और किचलू नाम के 2 व्यक्ति थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया आपको पंजाब में। और उसके कारण से क्या हुआ कि अमृतसर के जालियांवाला बाग आप नाम सुने होंगे, वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होके उनके मतलब छुड़वाने के लिए वहां पे सब लोग इकट्ठा हुए। उसी समय एक जनरल था, कौन? तो आपको याद रखना है कि जनरल डायर नाम का एक व्यक्ति था। वो क्या किया कि वहां पर पुलिस कर्मियों को लेकर जाता है, और बहुत बड़ा बड़ा दीवार था उसमें, मतलब जो जालियांवाला बाग था, और वहां पर कहा था कि दरवाजा एक ही था, और सभी लोगों पर फायर बोल देता है जो जनरल डायर था, और बहुत सारे लोग मर जाते हैं। ये सब कारण से क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन हुआ 1920 ईस्वी में। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे आपसे पूछ सकता है, तो गांधी जी थे। लेकिन 1922 ईस्वी में इसको रोक दिया गया। बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन रोक दिया गया। कारण क्या था कि एक यूपी में जगह है चौरा चौरी, आप नाम सुने होंगे। चौरा चौरी एक जगह है, वहां पर क्या हुआ कि ये जो आंदोलनकारी थे असहयोग आंदोलन के, वो सब जा रहे थे, और एक पुलिस चौकी था
पुलिस चौकी था उसको क्या करते हैं कि आग लगा देते हैं। आग लगा देते हैं और उसमें क्या होता है कि 23 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। इस कारण से क्या होता है कि गांधी जी इसको रोक देते हैं। कारण क्या था कि आपको जानते हैं कि ब्रिटिशर सिर्फ मौका देख रहा था कि कब ये सब हिंसा करे, जैसे ही हिंसा करेगा तो उसको उस पर गोली चलाएंगे, बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल देंगे और क्या करेंगे कि बहुत सारे नेताओं को फांसी का सजा दे देंगे और इसको दबा देंगे। तो जैसे ही ऐसा काम हुआ तो गांधी जी उससे पहले ही रोक दिए और ये बहुत अच्छा काम हुआ था रोकने का। कारण नहीं होता तो बहुत ज़्यादा उस समय लॉस होता, बहुत बड़े बड़े नेता मारे जाते हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। हाँ, भले ही इसका विपक्ष में थे कि गांधी जी के खिलाफ में जैसे कि सुभाष चंद्र बोस थे, आपको याद रखना है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो थे ये भी गुस्सा होकर क्या हुए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से निकल गए और 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन कर दिए थे। तो ये सब भी काम हुआ था। लेकिन 1922 ईस्वी में क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ये बात आपको ध्यान में रखना। असहयोग आंदोलन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था, उसमें प्रस्ताव लाया गया, ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन बिहार और गुजरात दो ऐसा राज्य था जहां पे एक प्रस्ताव लाने के पहले ही यहाँ के राष्ट्रवादी और विद्यार्थियों ने इसका असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कर दिया गया था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसी दौरान क्या था कि जयप्रकाश नारायण जो थे क्या किए थे कि पटना कॉलेज छोड़ दिए थे, जबकि इनका एग्जाम बहुत नजदीक था। ये बात आपको याद रखना चाहिए। लेकिन आपको एक बात और याद रखना चाहिए कि असहयोग आंदोलन का मतलब क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि मतलब भी कभी कभी पूछता है। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि आप अगर इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी था उसके अंडर अगर आप सिपाही हैं, इंजीनियर हैं, बरसियर हैं, कोई भी आप पोस्ट पे हैं तो वहां पर आप ऑफिस जाइए लेकिन कोई काम नहीं करिए, यही इसमें कहा गया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब होता है पेन डाउन। ठीक है, आपको ऑफिस में रहना है लेकिन पेन नहीं उठाना है। और ये बहुत बड़ा काम होता है। अगर ऑफिस में है अगर काम नहीं करते हैं तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा क्या होता है कि लॉस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो ये बात आपसे पूछ रहा है। तो जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, राजकुमार शुक्ल, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको याद रखना कि राजेंद्र प्रसाद ये तो अपना एग्जाम छोड़ दिए थे, ये भी बात आपको याद रखना, मतलब कॉलेज छोड़ दिए थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती क्या किए थे, तो आपको याद रखना है कि अखिल भारतीय किसान आंदोलन का आरंभ किए थे, मतलब स्थापना किए थे। कब किए थे, तो 1936 ईस्वी में। राजकुमार शुक्ल अभी हम लोग देखे थे कि गांधी जी का आमंत्रित करने में, बुलाने में मदद किए थे। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना। और सहजानंद सरस्वती जो थे बिहार में किसान आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, और भारत के मतलब जो अखिल भारतीय किसान सभा था लखनऊ में जिसका स्थापना हुआ था 1936 में, इसका अध्यक्षता भी किए थे, प्रथम अध्यक्ष भी रहे थे। और ये जो है क्या किए थे कि इसका स्थापना भी किए थे। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत। जो बाकी जितना भी है हम लोग जल्दी से जल्दी एग्जाम के पहले क्या करेंगे कि पूरा कर लेंगे। ठीक है, PDF भी जल्दी से जल्दी डाल देंगे, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है।